हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स वाई रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल में हमारे 3 सवाल हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करनी। हमें क्या करना है? 3 संख्याएं दी गई हैं तीनों सवालों में, हमें इनके अभाज्य गुणनखंड की विधि से HCF और LCM ज्ञात करनी। तो आइए करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है 12, 15 और 21। हमें इन 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की विधि से सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 के निकालेंगे, 15 के निकालेंगे और 21 के निकालेंगे। आइए निकालते हैं। 2 छींग 12, 2 तियम 6 और 3 एकम 3। 15 के निकाल लेंगे, 2 का जाएगा नहीं, 3 का 5 15, 5 एकम 5 और 21 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का 7 21, 7 एकम 7। तो LCM क्या क्या निकाला? HCF और LCM। तो HCF क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 के क्या क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3, या इसी को हम कैसा लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 3। 15 के गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 5, ये एक ही बार है ना। और 21 के गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 7। तो LCM के लिए क्या करना पड़ता है हमें? LCM में हम क्या देखेंगे? सबसे बड़ी घात देखेंगे। पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे और उनकी सबसे बड़ी घात देखेंगे, और फिर जो कुछ बच जाता है हम सब लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। और सबसे बड़ी घात कहाँ है? सबसे बड़ी घात तीनों में समान है। इसके 3 के ऊपर 1 की घात, 3 के ऊपर 1 की घात, 3 के ऊपर 1 की घात। तो LCM के लिए हम 3 को एक बार उठा लेंगे। अब जो कुछ बच गया उसको पूरी बार उठा लेंगे। जैसे इसके पास 2 का वर्ग है और गुणा में 5 है, गुणा में 7 है। इसको सॉल्व करेंगे। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 का 5 में होगा तो 12 पंजे 60 है ना। कर लेते हैं। 3 का 2 का वर्ग 4 और 4 का 3 में, तो 4 तिया 12 गुणा 5 गुणा 7, गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 गुणा 7, 7 का गुणा होगा तो 7 6 42, 420। 420 क्या हो जाएगा हमारा? LCM हो जाएगा। HCF की बात करते हैं, है ना। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF कैसे निकालते हैं? हम तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, उसकी सबसे छोटी घात लेंगे। तीनों में कॉमन क्या है? इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। अब इसमें सबसे छोटी घात क्या है? 3 के ऊपर 1 की घात, दोनों में तीनों में समान है। तो HCF कितना आ जाएगा हमारा? 3। तो 3 हो गया हमारा HCF और LCM होगा 420। HCF 3 और LCM 420। इस प्रकार जी हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, आइए करते हैं इसी का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। तो पहले हम 17 का निकाल लेंगे, क्योंकि ये तीनों जो हमें संख्याएं दी गई हैं ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या मतलब इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो वही इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो 17 एकम 17, 23 का निकालेंगे तो 23 एकम 23 और 29 का निकालेंगे तो 29 एकम 29। तो LCM क्या हो जाएगा? LCM है ना 17 गुणा 23 गुणा 29, क्योंकि इस 17 के भी 17 है, 23 का भी 23 है और 29 का भी 29। तो LCM हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई। और HCF क्या हो जाएगा? जो तीनों में कॉमन है। अब तीनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। तो तीनों में कॉमन क्या है? 1 है कॉमन, है ना। तो HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और LCM इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। आइए इनका गुणा कर लेते हैं। 23 का 29 में किया तो क्या हो जाएगा जी? 17 जो कहते हैं 23 का 29 में करेंगे 29 तिया 87, 87 का 7 हासिल आई 8, 29 दूनी 58 और 8 666 है ना। 6 6 7, तो कितना आ जाएगा? 667। इन दोनों का गुणा करने पर आ जाएगा। इसका 17 का गुणा और कर देंगे इसमें, तो 17 7 119 9 और हासिला 11, 17 6 102, 11 113 की 3 हासिला 11, 17 6 102 और 11 113 है ना। तो LCM आ जाएगा हमारा 11,339 और HCF हो जाएगा इसका हमारा 1। ठीक है, आइए करते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। इसको करते हैं हम रफ। तीसरा सवाल
तीसरा सवाल है इसका, तीसरा सवाल 8, 9 और 25। तो पहले 8 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे और 25 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 में तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 25 में 5 25, 5 एकम 5। तो 8 की क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 के ऊपर 3 की घात। 9 की क्या है, 3 गुणा 3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 3 2 बार है तो 3 के ऊपर 2 की घात। और 25 के क्या हैं, 25 के 5 गुणा 5, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 2 बार है तो 5 के ऊपर 2 की घात। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम सबसे बड़ी घातों को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, कहीं पर 3 नहीं है, इसमें 5 है, कहीं पर 5 भी नहीं। मतलब इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, 8, 9 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें इनका गुणा करना पड़ेगा। 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 3 के ऊपर 2 की घात गुणा 5 के ऊपर 2 की घात, इनका क्या कर देंगे गुणा। 2 के ऊपर 3 की घात मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 8 गुणा 3 का वर्ग 9 गुणा 5 का वर्ग 25। इन सबका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करते हैं कैसे, 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 25 8 200, 200 गुणा 9, तो 200 गुणा 9, 9 दूनी 1800। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1800। एलसीएम होगा 1800। और एचसीएफ क्या कैसे निकालते हैं, हम सबसे छोटी छोटी घातों को लेते हैं जो कॉमन हो। तो हम देख पा रहे हैं इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन तीनों में जो है कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एलसीएम क्या कहलाता है, देखो इसमें 1 1 1 क्या कॉमन है, 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, और एलसीएम कितना हो जाएगा 1800। तो इस प्रकार जी रहे हमारे तीनों सवाल। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल को। चौथा सवाल है हमारा एचसीएफ 306 और 657। मतलब हमें दो संख्याएं दी गई हैं 306 और 657। इनका एचसीएफ हमें क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, और हमें एलसीएम निकालना है इनका 306 और 657 का, है ना। तो हमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं क्या क्या हैं, 306 और 657। और इनका एचसीएफ क्या दिया गया है, हमें 9 दिया गया है। हमसे इसका एलसीएम निकालने को बोला गया है। तो आइए हम वह सूत्र लगा देते हैं, जो एक सूत्र हम पढ़ के रखे हैं। सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, है ना, बराबर। इनका एलसीएम निकालना है हमें, और एचसीएफ दे के रखा है, एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिख देंगे। एचसीएफ कितना दे के रखा है, 9, तो 9 लिख देंगे। इसको हम हल कर लेते हैं, 306 गुणा 657, जी 9 इस साइड किस में गुणा में इस ओर आएंगे तो बटे में आ जाएंगे, वहाँ पर क्या बच जाएगा, एलसीएम। इससे हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो भाग लगाते इसमें लगा देते हैं, 9 7 63, है ना, बचा कितना 2, तो 9 तिया 27, तो कितना आ गया हमारा 306 गुणा 7 3 बराबर एलसीएम। हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो इसका 3 18 और 18 18 1 3 0 1 और 3 3 9 गुणा 7 42 2 4 7 9 4 7 तिया 21, इसको जोड़ देंगे, 8 2 और 1 3 9 4 13 3 2 और 1 और 1 2 और 2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम 22,338, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। प्रश्न क्रमांक 5वां है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है,
के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए समझते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। उसने क्या बोला है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आप लोग ने पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 और ऐसे कहाँ तक? अनंत तक, है ना। तो 1 2 3 4 5 को, है ना, और धनात्मक। और उसने क्या बोला? 6n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब यदि हम 6 की पावर क्या लिखा है? n की जगह हम 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 7 8 9 ऐसे अनंत तक कुछ भी संख्या लिखें तो और उसको हल करने पर जो संख्या बनेगी, क्या उसमें जो सबसे आखिरी का अंक होगा, आखिरी का अंक मतलब जो इकाई का अंक होगा, क्या 0 होगा? यदि 0 होगा मतलब वो कोई जो भी संख्या बनेगी, क्या कोई संख्या ऐसी है कि वो 0 पर समाप्त हो, मतलब आखिरी में इकाई का अंक उसका क्या आए? 0। तो आई करके देखते हैं। 6 की घात कितने की है? 6 के ऊपर n की घात है। और n बराबर क्या है हमारे पास? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? 1 2 3 4 5 6। तो n की जगह हम मान रख कर देखते हैं। n बराबर पहले 1 रख के देख लें तो जी क्या है? 6 के ऊपर n की घात है तो 1 की जाएगी तो 6। n बराबर 2 रख के देख लेते हैं तो 6 के ऊपर 2 की घात। 6 के ऊपर 2 की घात मतलब 6 गुणा 6 मतलब 6 6 36। एक बार और n बराबर 3 रख के देख लेते हैं। n बराबर 3 का मतलब है 6 के ऊपर 3 की घात, क्योंकि 6 के ऊपर n की घात है और n की जगह हम क्या रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं। तो 6 के ऊपर 3 की घात कितना होगा? 6 गुणा 6 गुणा 6 तो कितना आ जाएगा? 6 6 36 और 36 6 216। इसका मतलब है कि आप देख पा रहे होगे, आप ऐसे ही कुछ भी रखते रहो, कितनी भी बड़ी संख्या रखते रहो, n का मान 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखेंगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो इकाई का अंक है हर बार कितना है? 6 ही है। तो n कुछ भी हो, n कुछ भी हो, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के लिए n यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या है तो 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। आइए करते हैं अगला नेक्स्ट सवाल, है ना। तो सवाल क्या कह रहा है इसको रफ करते हैं। सवाल क्या कह रहा है हमारा कि व्याख्या कीजिए, हमें बताना है कि 7 पूछ रहा है हमसे कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 जी एक संख्या जी है, और दूसरी संख्या क्या दी गई है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। हमें बताना है, व्याख्या करना है कि बताइए ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। उसने बोल के रखा है कि जी भाज्य, उसने बोला भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब ये दोनों क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। हमें बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए, भाज्य संख्याओं की परिभाषा से हम जानते हैं कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब कहलाती है? तो कोई भी संख्या भाज्य संख्या तब कहलाती है जब उसमें एक का, तो देखो एक और स्वयं कोई भी अंक है, एक और स्वयं का तो भाग उसमें जाएगा ही जाएगा। तो एक और स्वयं को छोड़ के यदि किसी एक और संख्या से भाग जा रहा है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इन दोनों संख्याओं में हम क्या बता देंगे कि देखिए इन दोनों संख्याओं में इसका भाग जा रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। तो ये है हमारे पास एक सवाल। अलग अलग 2 सवाल हैं, उसने ना एक ही प्रश्न में 2 सवाल पूछे हैं। तो आइए करते हैं इसको। इसमें देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 है। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों से 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया? 7 गुणा 11 गुणा 13। 13 तो हमने बाहर ले लिया तो गुणा में 1 बचेगा, गुणा में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। धन यहाँ से भी 13 बाहर लिया तो क्या बचा? 1 बचा। तो ये क्या बन जाएगी? 13 गुणा
11 साते 77 है ना, 11 सत्ते 77 और एक जी क्या है 78 है ना। तो अब हमें जी इसका गुणा आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, और नहीं भी करना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखिए 13 और 78 के गुणा से जो भी संख्या बनेगी उसमें देखो एक का और सेम का तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो 13 और 78 के गुणा से कोई संख्या बनी है तो उसमें 13 का भी भाग जाएगा और 78 का भी भाग जाएगा, है ना। और चूंकि 78 क्या है, एक सम संख्या है, तो 8 तिया 24, 8 पीछे यदि हम पीछे इकाई का अंक देखें तो 8 तिया 24 क्या आएगा 4, और 4 क्या है एक समांक है, तो इसमें 2 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। हालांकि इतना नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो जो संख्या 13 और 78 के गुणा से बन रही है तो उस संख्या में 13 और 78 का भाग भी जाएगा, इसलिए ये दोनों क्या है भाज्य संख्या है। जो हमने यहाँ पर बोला है वो आपको लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, यदि कोई संख्या 13 और 78 के गुणा से बन रही है तो उस संख्या में 13 और 78 का भाग भी जाएगा। यदि 13 और 78 का भाग जा रहा तो वह संख्या क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। सेम ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, जो दोनों साइड क्योंकि कॉमन धन और ऋण के साइडों से लिए जाते हैं, मतलब बीच में या जहाँ से आप कॉमन लेना चाह रहे हैं उनके बीच में धन या ऋण का चिन्ह कॉमन होते हैं, धन या ऋण का चिन्ह होते हैं। यहाँ पर धन का चिन्ह, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। इसके पास क्या बचाएगा 7 गुणा 6, 5 तो हमने बाहर ले लिए, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 2 लिखने से 2 गुणा 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है ना। और ये 5 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, जी 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए यदि हम इनका गुणा कर देंगे तो 2 तियम 6, 6 चौको 24, 24 छक्का 200, 24 छक्का 144, 144 गुणा 7, 144 गुणा 7 धन क्या है 1, तो 5 गुणा 7 और 144 का गुणा करेंगे 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, 2 2 30, 7 7 और 3 10, 10 धन 1। तो इनको जोड़ेंगे तो 5 गुणा 100, 1008 और 1 तो 1009, 1009 और 5 का गुणा करना हो तो करो, नहीं तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा था वही यहाँ पर लिख देंगे। यदि कोई संख्या 5 और 1009 के गुणा से बन रही है तो उसमें 5 का और 1009 का भाग जाएगा ही जाएगा। और भाज्य संख्याओं की परिभाषा भी यही कहती है कि स्वयं और एक को छोड़कर यदि किसी अन्य संख्या से भाग जाए तो वह संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा। सवाल है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए हमसे सवाल में क्या बोला गया है, हमसे सवाल में बोला गया है कि एक वृत्ताकार पथ है, मतलब आपने ग्राउंड देखा होगा रनिंग वाला, है ना। तो जी ऐसे एक ट्रैक बना हुआ है इस पर, तो इस पथ पर 2 लोग दौड़ रहे हैं। कौन कौन, सोनिया और रवि। मान लो यहाँ से दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन, सोनिया और रवि। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। मतलब जिसको कम समय लग रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसको ज़्यादा समय लग रहा है उसकी स्पीड कम होगी, है ना। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट का, और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 12 मिनट का समय लगता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि सोनिया और रवि ने दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया था, तो हमसे पूछा बताइए अब ये कब इसी स्थान पर वापस पुनः एक साथ मिलेंगे, है ना। तो देखिए सोनिया एक चक्कर लगाएगी, उसके 18 मिनट हो जाएंगे और वो आगे निकल जाएगी। उसके पहले 12 मिनट में रवि चक्कर लगा चुका होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। सोनिया को कितना समय लगता है, सोनिया को समय लगता है 18 मिनट का, और रवि को कितना समय लगता है, रवि को समय लगता है 12 मिनट का, है ना। तो यदि हम इनका एलसीएम निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे। तो 18 और 12 के हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम दोनों के गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 नाम 18
अब 3 का 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, इसमें 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 18 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3, या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 के ऊपर 3 कितनी बार है? 2 बार। 2 गुणा 3 2 बार, 3 के ऊपर 2 की घात, और 12 के कितने हैं? 2 गुणा 3, तो 2 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 3। तो हमें क्या चाहिए? एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी घातों को लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन बड़ी घात कहाँ है? यहाँ पर है, तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन 3 यहाँ पर बड़ी घात कौन सी? 3 के ऊपर 2 की घात। तो इन दोनों को ले लेंगे, तो 2 का वर्ग, 2 के ऊपर 2 की घात मतलब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। इन दोनों का गुणा कर देंगे, 9 चौके 36, 36 क्या? मिनट। तो 36 मिनट बाद यहाँ पर एक लाइन लिखोगे आप लोग, 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, समझ पाए होगे?